Have you ever wondered why we remember faces but we forget the names? क्या आपने कभी सोचा कि हमें सपने क्यों आते हैं या इनका मीनिंग क्या होता है? या फिर हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम, हमें सॉन्ग्स तो याद रहते हैं, मूवीज़ की स्टोरीज याद रहती हैं, पर हमें अपने बुक्स और अपने नोट्स के फॉर्मूलाज और डेट्स नहीं याद होते। We study all these things under psychology, and we all should study psychology so that we can understand our brain and our mind and our behavior in a better way. We will do this in the class. A very good morning, good afternoon and good evening. आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है in this channel नित्य साई, where we are going to study about psychology, and today we are going to study about class 11 chapter 1 what is psychology. Hello, मैं हूँ शिवांगी सेठ, आपकी educator for psychology. So let's dive in. So we will see first what is psychology. Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. मतलब साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्टडी करते हैं और किन चीजों की स्टडी करते हैं. सो आवर मेन थिंग दैट वी स्टडी इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. Psychologists are actively involved in studying and understanding the human mental processes and their functions and their behavior. आखिर हम कैसे जानेंगे कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के बाद हमें क्या मिलेगा या इन्हें स्टडी कैसे करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ब्रेन फंक्शन. देन देखते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड की शुरुआत कैसे हुई. तो इट वाज स्टार्टेड एज साइक. साइक का मतलब क्या बताया गया है? सोल. एंड लॉजिया का मतलब होता है टू स्टडी. So initially psychology was understood as the study of soul, but now we know that soul की study is not a scientific thing. Instead we only focus what is measurable, what is quantifiable, what we can understand through scientific approach. So psychology is in present time is the study of mental processes, but इसकी शुरुआत हुई थी फिलोसफी के एक ब्रांच के तौर पर जहाँ इसे सोल का साइंस या सोल की स्टडी माना जाता था. इसकी ऑफिशियल शुरुआत, इसकी ऑफिशियल स्टार्टिंग एज अ साइंटिफिक स्टडी हुई थी 1879 में, जब लिपजिग में विलियम वुंड ने पहला एक्सपेरिमेंटल लैब स्टार्ट किया. नेक्स्ट वी सी कि साइकोलॉजी को हम समझे कैसे. क्या ये एक नेचुरल साइंस है या फिर ये एक सोशल साइंस है. सो एज अ डिसिप्लिन साइकोलॉजी को एंशिएंट टाइम में फिलोसफी का एक ब्रांच माना जाता था, पर आज के टाइम में इसे एक साइंस माना जाता है. तो इसमें ऐसे क्या गुण है जिसकी वजह से हम इसे नेचुरल साइंस या साइंस मान सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फोकसेस ऑन द साइंटिफिक अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि जो भी फैक्ट ढूंढा जाएगा रिसर्च करके, स्टडी करके, वो हर तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा और ऑलमोस्ट हर सेटिंग में अप्लाई हो सकेगा. और इस स्टडी को करने का तरीका हमेशा साइंटिफिक और रिगरस अप्रोच को फॉलो करने वाला होगा, जहाँ पर हम पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक व्यू के साथ ही काम करेंगे. और दूसरी बात कि यहाँ इम्पेरिकल डेटा को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है. इम्पेरिकल डेटा मतलब जिसे हम अनुभव कर सके, अनुभव जन्य फैक्ट्स. तो इन्हें जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए साइंटिफिक अप्रोच का यूज किया जाता है. और ये इम्पेरिकल डेटा हमें हेल्प करते हैं उन फिनोमिना को समझने में जो इन जनरल किसी आर्ट्स में नहीं समझा जा सकता, उन्हें साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू ही समझा जा सकता है. देन इसे सोशल साइंस क्या बनाता है? Obviously, when we are talking about psychology, we are actually talking about psych of individual, psych of community, psych of society. So, जब हम individuals की बात करें, society की बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हम इसे as a social science treat करेंगे. Next we see goals of psychology. Obviously, when we are studying a subject, there must be some goals that we want to achieve. Without a goal, it will be aimless. So, first is describing behavior. For example, observing how people react in different situations. बाढ़ आ जाने पर या किसी तरीके के नेचुरल कैलामिटी होने पर लोग अचानक से बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो जाते हैं, बट इन जनरल इतना कोऑपरेशन हमें हमेशा देखने को नहीं मिलता. वही कई बार डिजास्टर के टाइम पर लोग किसी की हेल्प करना पसंद नहीं करते हैं. दे फर्स्ट ट्राई टू सेव देयर सेल्फ. सो इस तरीके के बिहेवियर को हम कैसे समझ सकते हैं? इस तरीके के बिहेवियर को समझने के लिए वी हैव टू फर्स्ट describe that behavior, then explain the behavior that there is a change, there is a difference in normal behavior, and then we can predict कि अगर next time ऐसा कुछ हुआ तो शायद ऐसा दोबारा भी हो सकता है कि लोगों का behavior अलग समय पर अलग तरीके से दिखाई पड़े. बट क्या पर्पस है? मेन पर्पस क्या है साइकोलॉजी का? That we want to control or modify that behavior.
अगर कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए या जिसे हम बदलना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर द ग्रेटर गुड, then it will be helpful. We can see here in this example, first this person is seeing that children are playing, so he or she tried to understood what is happening there. Then he or she used that आइडिया कि अगर बच्चों को प्लेफुल तरीके से खिलाया जाए तो इनिशियली हो सकता है बच्चा मना करे, क्योंकि वी नो बच्चे आजकल जो खाना खाते हैं उसमें उन्हें बहुत ज्यादा वैरायटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा कलर चाहिए होते हैं। सो इन्होंने यूज किया इनके प्लेफुल वे को और फाइनली उन्होंने वो चेंज पा लिया। तो ही डिस्क्राइब, अंडरस्टूड एंड देन प्रेडिक्टेड एंड देन चेंज द बिहेवियर। देन व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी में हम लोग एक्चुअली में स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, बिहेवियर को और एक्सपीरियंस को। मेंटल प्रोसेसेस मोस्टली वी नो दैट कि ये ओवर्ट होती हैं, छिपी हुई होती हैं। ये कोवर्ट होती हैं, छिपी हुई होती हैं। आप मेंटल प्रोसेसेस को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ये हमारे अंदर चल रही चीजें हैं, हमारे ब्रेन में हो रही एक्टिविटी, हमारे माइंड में चल रही चीजें हैं। देन बिहेवियर, ये ओवर्ट होती हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करा जा सकता है। देन एक्सपीरियंसेस, हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ हमारे एनवायरनमेंट में हो रही चीजों को अंडरस्टैंड करने का जो हमारा तरीका, उन्हें प्रिजर्व करने का जो मेथड है, वही हमारे एक्सपीरियंस को फॉर्म करता है। To understand these core concepts in better way, let's see one by one. So mental processes are like thinking, problem solving, knowing, remembering, perceiving, feeling and learning. ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं मेंटल प्रोसेसेस में। बेसिकली जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम माइंड में जो सोच रहे हैं, दैट इज द मेंटल प्रोसेस। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली में मेंटल प्रोसेस ही वो चीज है जिसके थ्रू हम कोई बिहेवियर, कोई एक्शन करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस आर द कोर ऑफ आवर कॉग्निशन, आवर साइक। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस बहुत ही अलग अलग हो सकती हैं, हर पर्सन का एक ही चीज को देखने का अपना अपना तरीका हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो लोग नॉकटर्नल होते हैं या कहते हैं वो नाइट आउल है, वो नाइट आउल एक्चुअली में नाइट को एज अ टाइम ऑफ क्रिएटिविटी, एज अ टाइम ऑफ देयर लेजर टाइम और फ्री टाइम देखते हैं, या फिर वो उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पर जिनका ये आदत ना हो, जो नॉकटर्नल अपने आप को ना कहते हो या ना मानते हो, जो सुबह जल्दी जागने वाले लोग हैं, उनके लिए रात एक बस आराम करने का टाइम है। दोनों के लिए एक ही चीज का एक्सपीरियंस अलग अलग दिख रहा है। सो देयर इज वेरी मच सब्जेक्टिविटी एंड इट इज वेरी मच इंटरनल, हाउ वी परसीव, हाउ वी थिंक ऑफ समथिंग। ये हम कैसे करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एक्सपीरियंस और दैट थिंग दैट यू आर डूइंग और सम एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर एनवायरनमेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट एक्सपीरियंस इट। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास बहुत शोर शराबा हो रहा है, पर आप किसी एक ही चीज में पूरी तरह से फोकस्ड है, इन्वॉल्व है, तो चांसेस है कि आप उस शोर शराबे को एक्सपीरियंस ना करें, या अगर आपने शोर शराबा सुन भी लिया तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए आपको पूरी बात अच्छे से कभी पता नहीं चलेगी। सो यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट। इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसका इन्फ्लुएंस ये है कि ये हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है। अगर हम देखें, इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को आग से बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस फेस करने को मिला है, फायर की वजह से उसने बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस फेस किया है, तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम जब उन्हें फायर के पास ले जाया जाए तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। देन वी हैव बिहेवियर। बिहेवियर दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, मतलब ये कोवर्ट तो होता है, ये सामने से दिखता तो है, पर जरूरी नहीं कि ये बहुत ही ऑब्जर्वेबल हो, कभी कभी ये बहुत माइन्यूट भी होता है। अब अगर हम ऑब्जर्वेबल की बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज करने वाला हर इंसान ऑब्वियसली ऑब्जर्व हो जाएगा कि हाँ कुछ कर रहा है। बट इन केस यू आर प्लेइंग चेस और यू आर प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स एंड इट इज वेरी इंटेंस गेम, और उस टाइम पर आपकी मसल ट्विच करने लगती है, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, दैट एक्साइटमेंट इज वेरी मच अनऑब्जर्वेबल, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करने पर ही आप जान पाएंगे कि हाँ कोई चेंज हो रहा है बिहेवियर में। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्कूल। स्कूल का मतलब है कि हम कैसे कुछ अलग अलग थॉट्स को मिलाकर एक पैटर्न देखते हैं, और जब उस पैटर्न को देखते हैं तो वहां पर से जो थ्योरीज निकलती है वो उस स्कूल का पार्ट मानी जाती है। So schools of psychology are different approaches or perspectives that psychologists have used over time to study the mind and behavior. मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करने वाले साइकोलॉजिस्ट या स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने एक तरह से माइंड को देखना शुरू किया, साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया, तो इसीलिए उन्हें एक ही स्कूल का पार्ट
माना जाता है। फर्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में एक बात जानिए कि स्ट्रक्चरलिज्म में बात की गई है माइंड के स्ट्रक्चर की। नाउ फोकस ऑन दैट कि माइंड कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू सकते हैं या देख सकते हैं। इट इज अ कॉग्निशन, चेतना है ये। तो इसमें हम उसके छोटे छोटे पार्ट अगर करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट को हम कैसे समझेंगे? इन फॉर्म ऑफ थॉट, फीलिंग, सेंसेशन। और इन चीजों को जब हम स्टडी करेंगे तो कैसे स्टडी करेंगे? सो विलियम वुंड ने बताया कि इसके लिए हम इंट्रोस्पेक्शन का यूज करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि हम अपने सब्जेक्ट से, अपने सैंपल से सीधे पूछेंगे कि आप बताइए कि आपको इस समय अभी इस काम को कर कर या अभी इस मोमेंट में कैसा फील हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, अपने खुद के व्यूज दीजिए। देन इन्होंने जब इंट्रोस्पेक्शन यूज किया तो ऑब्वियसली बहुत सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसे डिस्कार्ड कर दिया गया लेटर ऑन। देन फंक्शनलिज्म, इसको विलियम जेम्स ने स्टार्ट किया था और उनका कहना था वी शुड नॉट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन द वर्क ऑफ माइंड। आखिर माइंड करता क्या है, माइंड क्यों है? सो वी ऑल नो कि अगर हमारे पास माइंड नहीं होता तो हम अडेप्ट और सर्वाइव कैसे करते, राइट? ये चार्ल्स डार्विन से थोड़े प्रभावित थे। इनका मानना था कि ब्रेन, माइंड का काम है हमें हेल्प करना, सरवाइव करने में। सो इन्होंने कहा कि हमें कॉन्शियस फ्लो जो हो रहा है हमारे कॉग्निशन का, हमारे माइंड का, उसकी स्टडी करनी चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करता है। देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मानना था कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर देखने से अच्छा है कि किसी चीज को उसके पूरे रूप में देखा जाए, क्योंकि जब आप किसी चीज को उसके पूरे रूप से तोड़ कर टुकड़ों में देखते हैं तो शायद आप कभी वो चीज समझ ही नहीं पाएंगे जो वो पूरी पिक्चर दिखाना चाहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ये सब कुछ हाइड करके सिर्फ ये बर्ड दिखाऊं तो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट बर्ड, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं आपको एक सीनरी दिखाऊं और उस सीनरी में आपको सिर्फ एक येलो सर्कल दिखाऊं, आपको नहीं पता चलेगा कि येलो सर्कल एक खाली पेज में क्या कर रहा है। फिर दूसरे पेज में कुछ ट्रायंगल्स दिखाऊं और किसी दूसरे पेज में कुछ फ्लो होता हुआ सा दिखाऊं, आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये हो क्या रहा है। 3 पेजेस हैं, 3 अलग अलग चीजें दिख रही हैं, पर अगर मैं उन्हें कंबाइन कर दूं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और डिटेक्ट दैट येलो सर्कल इज सन, दैट ट्रायंगल्स आर माउंटेन्स एंड दैट फ्लोइंग थिंग इज अ रिवर। तो इसका मतलब है कि चीजों को तोड़कर देखने से ज्यादा अच्छा है उसके पूरे भाग को देखना, क्योंकि वो पूरा भाग अपने टुकड़ों से ज्यादा बेहतर होगा। देन वी हैव बिहेवियरिज्म। अभी तक हम लोगों ने जितने स्कूल्स की बात की वो हमारे अंदर क्या चल रहा है इस पर फोकस करते थे, पर बिहेवियरिज्म ने इसे डिस्कार्ड किया। उनका कहना था कि जो हमारे अंदर चल रहा है वो बहुत सब्जेक्टिव है, उसे हम समझ भी लें तो उसे हम मेजर कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें साइकोलॉजी को समझना है तो हमें उन बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, यानी ओवर्ट बिहेवियर, जो हम सामने से देखते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो वॉटसन ने इसकी शुरुआत की और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा काम जो हम देखते हैं वो है इवान पावलोव का, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिज डॉग, जिनके ऊपर स्टडी करके उन्होंने नोबेल प्राइज भी पाया था। वॉटसन ने क्या किया कि इन्होंने लोगों के बिहेवियर पर स्टडी किया थ्रू चेंजिंग देयर बिहेवियर बाय कंडीशनिंग देयर बिहेवियर विद सम स्टिमुलस। यू माइट हैव हर्ड ऑफ लिटिल एल्बर्ट। लिटिल एल्बर्ट की स्टोरी ये है कि एक बच्चे को एक व्हाइट फेदर वाले टॉय से डराया गया, उसे टॉय दिखाया गया, फिर लाउड साउंड दिया गया, जिससे कि वो बच्चा कंडीशन हो गया कि वो जब भी व्हाइट फेदर वाली चीज देखेगा तो वो डरेगा, और उस बच्चे में ये चीज जनरलाइज हो गई। आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सी चीज, एक खरगोश जैसी चीज जिसको देखकर सभी खुश होते हैं, उससे उस बच्चे ने डरना सीख लिया। इनिशियली ही वाज नॉट अफ्रेड, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दैट लाउड साउंड उसने ये एसोसिएशन कर लिया कि ये खरगोश जैसी चीज ही उस लाउड साउंड की, उस डरावनी साउंड की रीजन है, और इस वजह से उसने उन दोनों को इम्बेड कर लिया और फिर वो डरने लगा। इससे हम देखते हैं कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। पहली बार बिहेवियर को चेंज करने की बात होने लगी। इसमें आगे हमें बीएफ स्किनर का बहुत ही प्रोमिनेंट काम देखने को मिलता है। इसके बाद है साइको एनालिसिस, जिसके पायनियर थे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने कहा कि लेट्स थिंक अगेन कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसका बेस कहाँ से है, कोर कहाँ से, वो आता कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस, जिसे हम हर समय यूज कर रहे हैं, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, जो उसकी थोड़ी सी नीचे की लेयर है, जिस पर थोड़ा जोर देने पर हमें चीजें सरफेस होने लगती हैं, याद आने लगती हैं। एंड देन द लोएस्ट वन, जो बिल्कुल छिपा हुआ रहता है, दैट इज अनकॉन्शियस, जिसे हम डायरेक्टली एक्सेस
लगभग नहीं ही कर पाते। इसके अगर वो सरफेस होने लगे तो हमें अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। नाउ लेट्स सी सम MCQs. So psychology is best defined as, and your answer, you can comment your answer in the comment section. So what is psychology? How can we define psychology? What would be the best suitable answer here? Study of soul? बिल्कुल नहीं, it was it, लेकिन in the past. Then study of brain only? नहीं, हम जानते हैं कि साइकोलॉजी में हम माइंड की भी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज हम यहाँ स्टडी नहीं करते हैं। सो इट विल बी ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। Next, is which of the following is not a goal of psychology? इनमें से क्या साइकोलॉजी का गोल नहीं है? हमने अभी देखा था कि साइकोलॉजी में हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ही हम साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब बिहेवियर। रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ गोल। सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब बिहेवियर। यस, वी हैव सीन दैट कि हम पहले बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। देन टू प्रेडिक्ट बिहेवियर, ऑफ कोर्स ये हमारा वन ऑफ द मेजर गोल है। देन कंट्रोल बिहेवियर, जिसके लिए ये सारा कुछ किया जाता है ताकि हम मॉडिफाई और कंट्रोल कर सके। देन वर्शिप बिहेवियर, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग गोल हियर, सो इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज who is regarded as the father of psychology? These answers are very easy, so I am not giving you very much time, but if you like you can pause the video and then comment below your answer and then you can see what is the right answer. So who is father of psychology? अब क्योंकि हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं और हम सब ने आज ही देखा, अभी ही देखा कि 1879 में विलियम वुंट ने सबसे पहले एक लैब स्टार्ट किया था जहां से हम मानते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। सो विलियम वुंट इज द राइट आंसर हियर। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म फोकस्ड ऑन। स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज पर फोकस करता है? माइंड एज अ होल? दिस इज नॉट द राइट आंसर। It is an answer, but it is answer for Gestalt psychology. Observable behavior, we can connect it with behaviorism. Then role of unconscious mind, we know that is Sigmund Freud. And then there is the right answer, breaking consciousness into elements. Next is functionalism emphasized on. Functionalism किस पर emphasize करता है? क्या ये रूल ऑफ अनकॉन्शियस की बात करता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात करता है? ये तो फ्रायड ने कहा था। देन ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इनटू पार्ट, ये अभी हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म कहता है। देन राइट आंसर वुड बी पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। आखिर जो भी मेंटल प्रोसेस हमारे ब्रेन में हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, दैट इज आवर मेन पर्पस इन फंक्शनलिज्म। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रायड ने जब ये कहा कि हमारे ज्यादातर बिहेवियर हमारे अनकॉन्शियस से गवर्न होते हैं, तो उनका मानना था कि अनकॉन्शियस डेवलप होता है हमारे इनिशियल ईयर से, हमारे शुरू के कुछ वर्षों से, जब हम बॉर्न होते हैं और उससे हमारे चाइल्डहुड तक। उस वक्त जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारी मेमोरी बनती है, वो हमारे अनकॉन्शियस को डेवलप करती है और उसी से हमारा लेटर ऑन लाइफ में कैसा ओवरऑल जर्नी होगी ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इस प्रिंसिपल को हम किससे जोड़ सकते हैं? You can comment down your answers. If you want to pause the video, you can pause it. The right answer would be Gestalt psychology. Then behaviorism focuses only on, क्या वो फीलिंग पर फोकस करता है? नहीं। अनकॉन्शियस पर? नहीं। ड्रीम्स पर? बिल्कुल नहीं। बिहेवियरिज्म का मानना था कि हमें उन्हीं चीजों को स्टडी करना चाहिए जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम मेजर कर सके। So the right answer would be observable behavior. Next is Sigmund Freud is associated with, and this would be very easy. अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है. This is psycho. In today's class we have completed
schools of psychology, origin of psychology, and definition of psychology. We have left some of the schools of psychology. We will complete it in the next class. Hit the like button if you like the video. Hit the subscribe button if you want more. और आप अपने क्वेश्चन जो हमने MCQ सॉल्व किए हैं उसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर आप किसी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी क्लास के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, so you can also do that in the comment section. Don't forget to share it with your friends. We will see you next time.